Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in online classes. वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका होस्ट हुस्नैन अली मुगल और आज हम करेंगे 9th क्लास की फिज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि हमने शुरू किया हुआ था, उसका टॉपिक 7.8 जो कि हमारे पास नाम है उसका इलास्टिसिटी और 7.9 है हुक्स लॉ। ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले कुछ हम एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। अब इलास्टिसिटी अगर हम वर्ड पे देखें तो ये इलास्टिसिटी का मतलब है लचकदार, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की अगर आप एग्जांपल के ज़रिए डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं तो जब आप उसको खींचेंगे और उस फोर्स को हटाएंगे, ठीक है, तो जब आप खींचेंगे छोड़ेंगे तो वो अपनी पहले वाली हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। अब ये बेसिकली है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती है कि कोई चीज़ अपनी पहले वाली हालत में वापस आती है कि नहीं आती। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी जो स्किन है, शुरू में जब हम जवान होते हैं तो हमारी स्किन जो सी है वो इलास्टिसिटी रखती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज फैक्टर बढ़ता जाता है तो इलास्टिसिटी कम होती जाती है और हमारा जो सी स्किन है वो कह लें जी लटकती जाती है। तो इलास्टिसिटी की एक एग्जांपल मैंने ह्यूमन बॉडी से भी दे दी और इलास्टिसिटी की रबर बैंड से भी दे दी। इसी तरह स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग को अगर आप खींचें तो स्प्रिंग में भी आपकी इलास्टिसिटी पाई जाती है। वो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी पहले वाली हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास इधर लिखी हुई है। अब थोड़ा सा इससे पहले हम इनकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। कहता वी नो दैट द लेंथ ऑफ रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग। कहता है जब आप रबर बैंड को खींचते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली द पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है जो आमतौर पर वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके शुरू में पॉइंटर लगा दें तो इसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो हमारे पास है, नहीं वो नेक्स्ट पेज पे है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उधर जाकर मैं बता दूंगा कि ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर है। कहते इट इज बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस इंक्रीजेज डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी। कहता है अब वो स्प्रिंग के साथ जो पॉइंटर लगा हुआ है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी स्प्रिंग की जब हम उसके साथ किसी बॉडी को, हैवी बॉडी को अटैच कर देंगे या फिक्स कर देंगे। तो जितनी बॉडी हैवी होगी उतनी ही उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लुक एट द पिक्चर। अब ये पिक्चर के बारे में बता रहा है। व्हाट हैपन टू द ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। अभी देखें अगर आप स्प्रिंग के पर फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको, ये जो हमारे पास ये रॉड सा बना हुआ है, रॉड को मूव करवाएं, रबड़ का बेसिकली, तो ये भी मूव करेगा। इसी तरह ये नीचे आपके पास ये एक बोर्ड है, बोर्ड पे ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो बोर्ड नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस द शेप। कहता है अप्लाइड फोर्स जोन सी है वो शेप जोन सी है उसको चेंज करती है, लेंथ को चेंज करती है और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब वो फोर्स जो किसी बॉडी की शेप, लेंथ या वॉल्यूम को चेंज करेगी उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसने खुद बता दिया। इन मोस्ट ऑफ केसेस द बॉडी रिटर्न द ओरिजिनल साइज। कहता है बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बॉडी अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाती है, ठीक है, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। उसके बाद साइज एंड शेप, उसके बाद कहता है जी the body return to its original size, shape
एज सून डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। कहता है जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो वो पहले वाली हालत में वापस आ जाती है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करने लगा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, कहता है हमारे पास वो प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, ठीक है, टू रिस्टोर, जिसमें वो अपनी हालत को पहले वाली हालत में ले जाती है या अपने आप को रिस्टोर करती है, दोबारा पहले वाली कंडीशन में लेके जाती है, टू इट्स ओरिजिनल साइज में एंड शेप, यहाँ शेप में, एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज का मतलब है काटना। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो बॉडी अगर अपनी पहले वाली हालत में, साइज में, शेप में या लेंथ में वापस आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस बॉडी की इलास्टिसिटी। उसके बाद आ गया स्ट्रेस। अब बेसिकली स्ट्रेस तो पहले डिफाइन होनी चाहिए थी इलास्टिसिटी से। तो स्ट्रेस बेसिकली वो फोर्स है जो हम किसी बॉडी पर लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से जो बॉडी में चेंजिंग आएगी वो हमारे पास, मैंने ऊपर भी बताया, 3 तरह की हैं। या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगी, या उसके शेप में चेंज आएगी, या उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी। अब लेंथ में जो चेंज आएगा उस स्ट्रेस की वजह से, फोर्स की वजह से, उसको कहते हैं हम टेंसाइल, ठीक है जी, टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से अगर उसकी शेप में चेंज आती है तो उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस, और अगर उसकी वॉल्यूम में चेंज आती है तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो कहते हैं स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। कहता है स्ट्रेस बहुत सी रिलेट करती है किसके साथ, डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ। इट इज़ डिफाइन एज, बेसिकली ये फोर्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रेस भी बेसिकली फोर्स ही है, तो फोर्स की डेफिनेशन इस पर लगेगी। तो स्ट्रेस, अब जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के ज़ेरे असर जो एरिया आता है, तो हमारी फोर्स उस एरिया पर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। बेसिकली ये जो हमारा इधर स्ट्रेस है ये इन द सेंस ऑफ प्रेशर है। प्रेशर की जगह पे हमने सिर्फ स्ट्रेस की कह लीजिए रिप्लेसमेंट कर देनी है। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस की आपके पास अगर इक्वेशन देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से जो एरिया अफेक्टेड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। अब उसके बाद ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बताई हैं स्ट्रेस की। अगर आप देखें तो हमारे पास ये ओरिजिनल बॉक्स, ये ओरिजिनल बॉक्स है, ये ओरिजिनल बॉक्स है। अगर हम देखें तो इस पर ये हमारे पास स्ट्रेस लगा रहे हैं हम तमाम डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये सिंपल तमाम डायरेक्शन से हम इस पर स्ट्रेस फोर्स लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम अपोजिट साइड से फोर्स लगाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो ये बॉक्स जोन सा है कंप्रेस होगा। और इसी तरह अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऊपर पॉइंट ऑफ एक्शन सेम थे, ठीक है, तो इधर पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इस सूरत में वो जो बॉक्स है वो क्या होगा, फैलेगा, या जिसको हम टेंस कहते हैं, टेंस होगा। और इसी तरह अगर हम इसके किसी कॉर्नर पे, बॉक्स के कॉर्नर पे फोर्स लगाते हैं, बॉक्स के कॉर्नर पे फोर्स लगाते हैं तो कॉर्नर पे फोर्स लगाने से इसकी जो सी शेप है वो चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ गया जी लेंथ में। अगर हम किसी, हमारे पास कोई बोर्ड है या कोई रबड़ बैंड है, तो अगर हम उसकी कह लें जी फोर्स लगाएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टेंशन ही है जो हमने सेकेंडली देखी। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हैं, इधर को और एक इधर को, तो बेसिकली इस फोर्सेस की वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, इसको कहते हैं डेल एल, ठीक है। और ये इधर तक जो बॉडी की लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये जो थोड़ा सा जो शेडिड है ये इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो सा हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज इन लेंथ आफ्टर लोड अप्लाइड। लोड का मतलब है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया
थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? कहते हैं स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास अगर देखें तो फोर्स ओवर एरिया आ रही है। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और ये इसका यूनिट है। ये बेसिकली एमसीक्यूज भी बन जाता है और मैंने बनाया भी है जो लास्ट पे आपको दिखाएंगे इस वीडियो के। उसके बाद आ गया जी स्ट्रेन। अब ये भी मैंने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्ट्रेस की वजह से उसकी शेप में, उसकी लेंथ में और उसकी कह लें जी वॉल्यूम में जो चेंजिंग आ रही हैं उनको कहते हैं स्ट्रेन। कहते हैं व्हेन स्ट्रेस एक्ट ऑन ए बॉडी, कहते हैं जब हम स्ट्रेस किसी बॉडी पर लगाते हैं इट में चेंज इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ चेंज करती है, वॉल्यूम चेंज करती है एंड शेप या शेप चेंज करती है। अ कंपैरिजन ऑफ सच, कहता है हम अब कंपैरिजन करेंगे ऑफ सच ए चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। कहता है जी उस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आएगा उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? विद द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के साथ। ठीक है, यहाँ हम इसको सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी की लेंथ, ओरिजिनल जो लेंथ है वो आपके पास 5 है और जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, तो अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है 7, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो चेंज आएगा उसकी रेशो किसके साथ? जो ओरिजिनल लेंथ है उसके साथ। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी स्ट्रेन कहलाएगी। कहता जी इट स्ट्रेस प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। कहता है अगर वो जो सी हमारे पास स्ट्रेस है वो उसकी लेंथ में चेंजिंग लाती है तो उसे बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम उसकी लेंथ में चेंजिंग की डिस्कशन करेंगे तो वो होगी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर शेप में देखें तो उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, जो बेसिकली आगे हमारी पोस्टीरियर में जाके आप पढ़ेंगे। तो इधर तो हमारे पास सिंपल टेंसाइल स्ट्रेन है। तो टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल आ गई? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन हैज ए नो यूनिट। कहते हैं स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। इट इज सिंपली अ रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो ये हमने देखा था कि अगर जो सिमिलर क्वांटिटीज आ जाएं तो उनकी जो रेशो होती है वो, अगर अब मीटर में है तो मीटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसका कोई यूनिट नहीं आता। इस वजह से ये जो उनकी स्ट्रेन है इसका यूनिट नहीं है, हालांकि स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आ गया हुक्स लॉ। अच्छा जी, ये हुक्स लॉ थोड़ा सा हमें बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेस होगी वो इसकी स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कि जो इसमें चेंजिंग आएगा वो बेसिकली आएगा किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कहता जी द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। कहता है जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेस के, विद एन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। विद एन इलास्टिक लिमिट, इधर एक लफ्ज़ आ गया इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट वो है कि अब अगर आप देखें तो अगर हम रबड़ बैंड पर फोर्स लगाते हैं और इतनी लगाते हैं कि रबड़ बैंड टूट जाए, तो टूटने से पहले अगर आप उस रबड़ बैंड को छोड़ देते हैं तो वो अपनी पहले वाली हालत में वापस आ सकता है, लेकिन जब वो टूट जाएगा फिर वो अपनी पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगा। अब ये टूटने से पहले की जो कंडीशन है जिसमें अपनी हालत को रिस्टोर कर सकता है, इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। वो फोर्स जो बर्दाश्त कर सकता है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इधर हम देखते हैं जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। तो डायरेक्टली का जब हम साइन खत्म करेंगे तो इधर क्या आ गया? साथ कांस्टेंट आ गया, स्ट्रेन मल्टीपल हो गई। और तो इधर हमारे पास स्ट्रेन जो सा दूसरी साइड पे से आगे इसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। कहता है हुक्स लॉ तमाम मैटर्स पर लग सकता है, जो जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब पर लग सकता है। उस सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस विद इन ए सर्टेन लिमिट, एक खास लिमिट में। कहता था लिमिट टेल्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सेफली अप्लाइड। कहता ये हमें बताता है
ठीक है। लिमिट जो हमें वो बताती है कि कितना कोई बॉडी जो सी है मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, विदाउट काजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। कहता है परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले पहले, ठीक है। कहते हैं इन द लेंथ, अब ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ये हमारे पास लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, शेप में भी हो सकती है। इन अदर वर्ड it is a limit within which a body recover to its original length। कहता है दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से कोई बॉडी क्या करती है, अपनी पहले वाली हालत में वापस आ सकती है अगर हम उस फोर्स को क्या करें, रिमूव करें। when a stress क्रॉस दिस लिमिट, कहता है जब स्ट्रेस इस लिमिट को क्रॉस करती है, कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, अ बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो बॉडी में जो अब डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंटली होगी और वो पहले वाली हालत में वापस नहीं आ सकेगी। मैंने पहले बता दिया रबड़ बैंड वाली एग्जांपल के ज़रिए। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास कुछ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये लेंथ में जो सी चेंज आएगा, अगर आप देखें तो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास L0 और जो नई लेंथ आ गई है वो LN है। तो चेंज आएगा तो फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं तो LN माइनस L0, ठीक है। और बेसिकली आगे हम पढ़ने लगे हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है? अब ये यंग्स मॉडुलस कहता है कि अगर हम स्ट्रेस की कह लीजिए रेशो, हम रेशो देखें स्ट्रेस की किसके साथ, स्ट्रेन के साथ, तो वो एक यंग्स मॉडुलस हो सकते आती है। अब ये जो यंग्स मॉडुलस, जिस तरह हमारे पास स्ट्रेन जो सी थी वे तीन तरह की थी, एक थी हमारे पास टेंसाइल, दूसरी वॉल्यूमेट्रिक और तीसरी शियर। इसी तरह जो यंग्स मॉडुलस है ये भी हमारे पास तीन टाइप्स के होंगे, एक लेंथ के लिहाज से, एक शेप के लिहाज से और एक वॉल्यूम के लिहाज से। हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ इधर टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहता है द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। कहते हैं यंग्स मॉडुलस हमारे पास है क्या, बेसिकली रेशो है किसकी, टेंसाइल स्ट्रेन की किसके साथ, यंग्स मॉडुलस के साथ। और टेंसाइल स्ट्रेन की किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। फिर ज़रा देख लेते हैं द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। कहता है स्ट्रेस की रेशो किसके साथ, टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई के साथ। तो बेसिकली मैथमेटिकली इक्वेशन आ गई स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारे पास बेसिकली वो है फोर्स ओवर एरिया, ये आपने इसमें पुट कर देनी है। इसी तरह अगर हम लेंथ की चेंजिंग की बात करें तो जो मैंने अभी बताया डेल एल इक्वल आ गया L माइनस L0। तो अगर आप इसमें पुट करें टेंसाइल स्ट्रेन, हमारे पास क्या आ गई, टेंसाइल स्ट्रेन क्या थी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो वो आ गई आपके पास L माइनस L0 ओवर L0, और L0 ओरिजिनल लेंथ है और जो चेंज आया लेंथ में उसको हम डेल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में 7.11 में पुट कर दें तो स्ट्रेस की जगह पे F ओवर A आ गया। और नीचे अगर आप देखें तो ओवर में था, ओवर में जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, तो L0 ऊपर चला गया और डेल एल नीचे चला गया। अब ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस की आप देख लें मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब ये यंग्स मॉडुलस को फाइंड करने के लिए अगर आपके पास किसी बॉडी के फोर्स गिवन है और इसी तरह अगर उस बॉडी का एरिया गिवन है, ठीक है, और उसमें जो चेंज आ रहा है लेंथ में अगर वो गिवन है तो आप आसानी से यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा जी, ये अगर हम देखें तो मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दिया है कि अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह की चेंजिंग आती हैं। एक टेंशन की वजह से, जो टेंशन की वजह से चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है, और जो हमारे पास कंप्रेशन की वजह से होता है उसमें लेंथ रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से जो लेंथ आएगी वो माइनस में आ जाएगी, और जो टेंशन की वजह से हो वो डेल एल आ जाएगी। और ये आपके पास यंग्स मॉडुलस का हमारे पास क्या है, फार्मूला है, जो कि किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस आपके पास F ओवर A है। और इसी तरह अगर हम देखें तो वो हमारे पास F ओवर A डेल एल ओवर A, ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं और आपने इसको ज़रा समझना है ध्यान से। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि बोर्ड में अपीयर हुए हैं, बार बार आए हैं। इसी तरह कुछ
कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस के टॉपिक्स में से भी हैं, ओक्सला एंड यंग्स मॉडुलस, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि ये अभी मैंने यंग्स मॉडुलस का लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव करवाया है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसी तरह ये कुछ MCQs हैं जिनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है और इनको मार्क करके मुझे सेंड करना है। उसी तरह अगर हम देखें तो यही आज का आपका टॉपिक था और ये मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ प्रे फॉर योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर हु सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप लोग अपने लिए और अपने कह लें जी बड़ों के लिए दुआ करें और उनको टीचर्स के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको महफूज रखे और इस जो वबाई मर्ज़ है जिसे हम कोरोना कह रहे हैं इससे तमाम मुसलमानों को भी महफूज रखे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।